कि क्या आज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पद पर बैठने से पहले देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो किसी देश में गया हो, संसद में उसने अपनी बात रखी हो और वहां के राष्ट्र प्रमुख और उस देश को बुरा भला कहकर आया हो? क्या यह रणनीति होती है? क्या यह विदेश नीति होती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूं कि मैं लेट हो गया आपसे ज्वाइन करते हुए। मैं बता दें, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है। जो मैंने देखा है अपने करियर में सर, भारत में हम लोग चाणक्य की संतान है। किसी देश के साथ हमारे संबंध बायलैटरल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सर, अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति यहाँ पे आए हुए थे, शायद आपने नाम सुना होगा उनका, लूला। और अमेरिका के साथ बहुत गाली गलौज है उनका। अमेरिका हमारा दोस्त है, हमने लूला को मत बोला, मत आ यहाँ पर। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, लूला साहब अमेरिका चले जाते हैं, वहां पे उनकी दोस्ती बन रही है। सर, अगर हम अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को किसी दूसरे देश के पे गिरवी रखेंगे, हमारे को तमाचा पड़ेगा और हम अपनी कूटनीति को संभाल नहीं पाएंगे। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड, हम जानते हैं सर, मैंने भी ये देखा है। कहीं जाते हैं बहुत पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी, अगर वो जंग की स्थिति में होते, एक दूसरे पे गोलियां बरसा रहे होते, शायद हम रिकंसिडर करते। इस समय तो तनाव की स्थिति है। अब मैं चाहता हूं सर कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, दुनिया में कौन सा देश है जहां तनाव नहीं है इस समय सर? डू यू नो दैट देयर आर मोर देन 100 ऑनगोइंग काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट? 100 से ज्यादा। मैं अफ्रीका जाऊं कि नहीं सर, वहां पे भी तनाव चल रहा है। मैं एशिया में जाऊं कि नहीं, वहां भी तनाव चल रहा है। मैं लैटिन अमेरिका जाऊं कि नहीं, वहां भी तनाव चल रहा है। तो कहां जाऊं मैं सर? चंद्रमा पे? रियलिटी इज सर, हम लोग अपनी, अगर आप कूटनीति समझने की कोशिश करें सर, लीव आउट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता सर, वो आप लोग करते हैं। लेकिन जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है, अब मैं दो चीजें आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं सर। पहली बार जब मैं मिला था, आपने नाम सुना होगा गोल्डा मेयर का। उनको आयरन लेडी कहते थे, मिसेस गांधी से उनको कंपेयर करते थे। मैं पहली बार उनको मिला था एक डेलीगेशन के साथ, वो प्रधानमंत्री नहीं थी, 1990s। उस वक्त उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा, हमारी डेलीगेशन, मैडम बड़ा अच्छा है कि हम अच्छे संबंध अब बना रहे हैं ऑफिशियली। हम लोग बहुत देर से इजराइल आना चाहते थे। कहती है हम इंतजार कर रहे थे लेकिन आप नहीं आए। दूसरा, मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन बता देता हूं सर। 9/11 हुआ था अमेरिका में, मैं स्पेन में था। मेरे इजरायली काउंटर पार्ट मुझसे मिलने आए और कहते हैं कि जो कुछ हुआ है 9/11, भूल जाओ दुनिया को, भारत और इजराइल को मिलके आतंक का सामना करना पड़ेगा और कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये उनके विचार थे उस समय के। सही थे, गलत थे, जो आप कहना चाहते हैं आप कहिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने जो संबंध इजराइल के साथ बनाया, उन्होंने कभी धोखा हमको नहीं दिया और हम भी उनकी इज्जत करते हैं सर, वो हमारी इज्जत करते हैं। ओके, ऐसे देश के साथ हम कभी अपने एक बात तो क्लियर है कि भारत और इजराइल के मिलने से पाकिस्तान को दर्द हो सकता है, चीन को दर्द हो सकता है, ये बात समझ में आती है, और किसी हद तक फिलिस्तीन को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन भारत अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किस देश में कहां किससे क्या डील करता है और भारत के प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं, ये भारत को ही तय करना है। तो तनाव वहां नहीं है, तनाव यहां पर है। अशोक यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए। दीपक बोरा जी ने बताया कि भाई 100 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी इस वक्त दुनिया भर में, तो क्या करें? प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं पीएमओ में और किसी देश का दौरा ना करें, किसी राष्ट्र प्रमुख से मुलाकात नहीं करें? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर इतना सफल होती तो आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ कौन लोग खड़े थे खुल के और पाकिस्तान के साथ कौन लोग खुल के खड़े थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सफलता, इसको बताया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, फॉरेन पॉलिसी की विफलता इतनी कभी नहीं थी। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 से आज तक जो फॉरेन पॉलिसी का विफलता कभी देश ने नहीं देखा था विद्यानाथ जी, ये तो डंके की चोट पर सबको पता है। दूसरी बात, फिलिस्तीन इंडिया का रिलेशनशिप आज से तो है नहीं, 1988 में ये भी पता है कि मुंबई अटैक हो गया, उसके बाद भारत ने, उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी, भारत की सरकार, उसने आर्मी को क्या करने दिया? उसने कौन सा ऑपरेशन किया? बताइए। आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं थी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन कूटनीतिक व्यवस्था की। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को तो जरूरत नहीं थी ना सर, क्योंकि आप लोग तो ये देख रहे थे कि पाकिस्तान पर अगर अटैक कर देगा भारत, अगर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह हम कर देंगे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, तो यहां पर एक वर्ग बिदक जाएगा, आप लोगों का वोट बैंक बिदक जाएगा। इसलिए कोई नहीं बोलता था, सब चुप थे। मरते हैं तो मरने दो, कटते हैं तो कटने दो, आतंकी आते हैं तो आने दो, नहीं देखिए डोजियर एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल, देखिए विद्यानाथ जी, आज लेकिन बदल गया ना सर। बिल्कुल, देख मैं बता रहा हूं क्या बदला, मैं तो बता रहा हूं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से इवन वाजपेयी सरकार में भी ये पॉलिसी नहीं थी
जो पॉलिसी मोदी सरकार ने लाई कि किसी भी आतंकवादी हमले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना, ये गजब की पॉलिसी सरकार की है। हर राजनीतिक हमले का राजनीतिक लाभ उठाना, हर आतंकवादी हमले का राजनीतिक लाभ उठाना, इतना जो बेशर्म सरकार तो कभी नहीं सत्ता में आई। दूसरी बात, जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, गजा में जो जिनोसाइड हो रहा है, राधिका जी जवाब दीजिए। ने हमले किए थे, बस विद्यानाथ जी, जो हमास ने हमले किए थे अक्टूबर 2023 में, उन हमास के आतंकियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन वहां जो मासूम बच्चों की हत्या हो रही, महिलाओं की हत्या हो रही, उन्होंने क्या गुनाह किया है? इस पर क्या प्रधानमंत्री को नहीं कुछ सवाल खड़ा करना चाहिए? सर एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, आ रहा हूं राधिका खेड़ा, आप जवाब देना चाहती है, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी फॉरेन दौरे पर जाते हैं, विदेश दौरों पर जाते हैं और बड़े बड़े मंचों पर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भाषण देके आते हैं। कितनी बार आप लोगों ने हमास का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने पहलगाम का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने बताया है दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान कैसे हमारे देश में आतंकी भेज रहा है। कितनी बार आपने बताया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कलेश में रखा, कितनी बार बताया है सर? सर अगर कोई देश कह रहा है कि हम आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप लोगों की रुदाली इस बात पर चल रही है कि भाई वहां जाकर तुम ऐसे बात करोगे तो हमारा तो वोट बैंक भी दब जाएगा। तो एक मौका है, मौका, और उस मौके को लपक लो। राधिका खेड़ा आप जवाब देना चाहती हैं अशोक यादव जी को, बोलिए। जी विद्या जी, मैं ये स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा हूं अशोक जी, रुक जाइए। ये फोटो है आज के फ्रंट पेज की इजराइल के अखबार में। इस अखबार में, और ये सिर्फ एक अखबार नहीं है, ये हर अखबार की इजराइल की आज का फ्रंट पेज है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी फोटो है। हिंदी में नमस्ते भी लिखा हुआ है हेडलाइन पे, और इजरायली में भी लिखा हुआ है। ये तो मैंने जेरूसलम पोस्ट की दिखाई थी, और ऐसे ही हर अखबार की फोटो है। समस्या ये है ना कि अब जो भारत की विदेश नीति है पिछले 11 साल से, वो 10 जनपद से नहीं बन रही है। सारी समस्या की जड़ ये है, जिस तरीके से गांधी परिवार, चुराए हुए नाम वाले परिवार चलाना चाहता है देश को, देश के खिलाफ, मतलब हर तरीके से भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब भारत में एआई समिट हो रहा था, पूरे विदेश से लोग आए हुए थे, तो ये नंगा नाच कर रहे थे, कपड़े उतार उतार के ड्रामा कर रहे थे। आज जब देश के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, इतना बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, और हमें अपने देश का हित देखना है। और ये जो आज मैं फिर बोलूंगी, जो गाजा का बाजा बजा रही है, खुद को कश्मीरी पंडित कहती है, तो क्या हो गया था? आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं बोल रही है? इनकी सरकारों में कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया कश्मीर से, कभी तक तो इनका दिल नहीं चला। अपने देशवासियों के लिए तो ये कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा ना कश्मीरी पंडित पर। तथा कथित कश्मीरी पंडित प्रियंका वाड्रा बोल देंगी तो हाय हाहाकार मच जाएगा, कैसे उनका वोट खत्म हो जाएगा। लेकिन जेरूसलम पे तो बोलेगी, क्योंकि वहां पे उनके वोट बैंक को सूट करता है। तो कब तक तमाशा और अपने वोट बैंक के लिए बार बार देश को बदनाम करेंगे?